नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा अध्याय है वह है अविकारी अवयव शब्द। यहाँ पर अविकारी शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके विभिन्न भेद कौन कौन से हैं, उन्हें हम उदाहरण सहित किस प्रकार से पढ़ सकते हैं अच्छे से, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। साथियों, हमारी जो ये श्रृंखला है हिंदी व्याकरण की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, साथ ही साथ रीट एग्जाम जो हैं उनके लिए, पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के एग्जाम्स के लिए, नेट जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ सीटेट एसटेट यूपीटेट और एमपीटेट के जो एग्जाम्स होते हैं राज्य स्तरीय, उनके लिए, साथ ही साथ कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी जो हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से संबंधित हो, सीबीएसई से संबंधित हो या चाहे आरबीएसई से संबंधित हो, सभी के लिए जो व्याकरण का पोर्शन है ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए साथियों शुरू करते हैं अविकारी यानी कि अवयव शब्द। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अवयव शब्द या अविकारी शब्द होते क्या हैं। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में यानी कि उनके जो स्वरूप है उसका मूल स्वरूप में लिंग, वचन, काल और पुरुष एवं कारक यानी कि लिंग के आधार पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वचन के आधार पर भी परिवर्तन नहीं होता है, काल जो हमारे वर्तमान, भूत और भविष्य काल जो दिए गए हैं उनके आधार पर भी, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के आधार पर, कारक जो हमारे 7 विभक्ति हैं उनके आधार पर कोई भी प्रभाव या विकार नहीं पड़ता है उस शब्द पर, उसे हम अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका कि किसी भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है वह हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अविकारी शब्दों को हम अवयव भी कहते हैं। अवयव का अर्थ होता है अ और व्यय, यानी कि अ का अर्थ होता है नहीं, अ जो है निषेधात्मक रूप में हमारे सामने प्रयुक्त किया जाता है, और व्यय का अर्थ होता है खर्च यानी कि परिवर्तन बिना, यानी कि ऐसा शब्द जो बिना खर्च के यानी कि बिना परिवर्तन के वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है वो हमारा अविकारी शब्द है। अब अर्थात किसी भी परिस्थिति में, यानी किसी भी परिस्थिति, चाहे वह लिंग से संबंधित परिस्थिति हो, वचन से संबंधित परिस्थिति हो, काल से संबंधित परिस्थिति हो, पुरुष और कारक चिन्हों से संबंधित परिस्थितियां हो, उन सभी में भी जिन शब्दों में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है या कोई भी परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी यानी कि अवयव शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि यहाँ, वहां, धीरे, तेज, कब और आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा, चाहे वह लिंग हो, चाहे वह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, चाहे वचन हो, किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो हमेशा इसी रूप में आते हैं, हमारे वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं कि अवयव के क्या भेद हैं और उन्हें हम किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अब है अवयव। अवयव को हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। यानी कि अवयव को हम कितने भागों में बांटेंगे, मुख्यतः 4 भागों में बांटेंगे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आता है हमारे कि क्रिया विशेषण जो है उसे हम पुनः 4 उपभागों में बांटते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि अवयव जो है उसको हमने 4 भागों में, मूल 4 भागों में बांटा, फिर उन्हें हम फिर से जो क्रिया विशेषण है हमारा उसको फिर से हम 4 भागों में उसे बांटते हैं। अब जो हमारा दूसरा भेद है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में को भी हम उसे 2 उपभागों में हम बांटते हैं। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। फिर आता है हमारा संबंध बोधक, फिर इसके पश्चात हमारा विस्मयादि बोधक अवयव जो है वो आता है। यानी कि हम अवयव को मूलतः कितने भागों में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांट रहे हैं। फिर हमने क्रिया विशेषण को 4 पुनः भागों में बांटा, समुच्चय बोधक को 2 पुनः उपभागों में बांटा है। अब आता है हमारा जो पहला रूप है क्रिया विशेषण का, कि क्रिया विशेषण जो है उसे हम अवयव जो है उसे हम किस प्रकार से अलग जो उपभाग है उनमें बांट सकते हैं और क्रिया विशेषण होता क्या है। ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की, यानी कि चलना, उठना, बैठना, खाना पीना इत्यादि जो हमारी क्रिया है उसकी जो विशेषता बतलाते हैं उससे हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसे कि यहाँ शब्द दिया गया है, यहाँ, यहाँ, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, वहां मत जाओ, बहुत जल्दी इत्यादि। ये जो शब्द हैं ये सारे हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण के भी हमने 4 उपभाग किए हैं, जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें जो कालवाचक क्रिया विशेषण है वो क्या है, उसे हम पढ़ते हैं ऐसे अवयव, यानी कि बिना खर्च किए हुए ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय, यानी कि टाइम, जिसको हम कह सकते हैं काल कह सकते हैं, समय कह सकते हैं, उसको व्यक्त करते हैं, यानी कि उसको दर्शाते हैं, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि आज मेरी परीक्षा है, तो मेरी परीक्षा कब है, तो आज जो ये शब्द दिया गया है ये हमारा काल यानी कि समय को प्रदर्शित कर रहा है। ये शब्द जो है हमारा काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, इसीलिए आज जो शब्द है वह कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तुम दिल्ली कब जाओगे, जो कि यानी कि यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसमें जो कब जो शब्द आया है ये हमारा कालवाचक, यानी कि किस समय जाओगे, सुबह जाओगे, शाम को जाओगे, इस तरह से कि तुम कब जाओगे, दिल्ली कब जाओगे तुम, यहाँ पर काल को प्रदर्शित किया जा रहा है, यानी कि समय को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब जैसे कि इन वाक्यों में आज और कब जो ये शब्द हैं ये कालवाचक विशेषण के उदाहरण हैं, ठीक है। साथ ही अन्य जो उदाहरण है, कल, कल राम कल आने वाला है, प्रतिदिन दूध वाला प्रतिदिन दूध देके जाता है, प्रायः यहाँ पर गायें इकट्ठे हो जाती हैं, इस तरह से अभी अभी बारिश हुई है, और अब है, लगातार है, तब है, पहले है, बाद में, परंतु, प्रातः, ये जो शब्द हैं ये काल यानी कि समय को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो समय को प्रदर्शित करते हैं कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आता है स्थानवाचक, ऐसे अवयव शब्द जिसमें क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान होता है, यानी कि वो स्थान जो है वो उसके बारे में जो हमें शब्द बताते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, पास, अंदर, बाहर, सामने, निकट इत्यादि। अब यहाँ पर जैसे कि उदाहरण ले कि हम वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया है, वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया है, जो कि हमारा स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण है उसको बताता है। साथ ही साथ टेबल के नीचे कुत्ता बैठा है, टेबल के नीचे कुत्ता बैठा है, टेबल के ऊपर गुलदस्ता रखा है, मेरे बाएं राम बैठा है, मेरे पास राम बैठा है। इस तरह से जो हम उदाहरण है वो हम बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ये शब्द दिए हैं सिर्फ और सिर्फ हमें उन शब्दों को याद रखना है, न कि उदाहरण। उदाहरण तो अनेकों हैं जिन्हें हम बना सकते हैं, किंतु यदि हमें इनके शब्द याद रहेंगे तो हम कितने ही उदाहरण जो हैं, चाहे एग्जाम में किसी तरह का भी क्वेश्चन क्यों ना आए, उसे हम बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें जहां पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसको हमें याद रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ ये शब्द हैं कि स्थानवाचक जो शब्द हैं उनके लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, वो ही हमें याद रखना है, न कि उदाहरण। कभी भी आप उदाहरण को लेकर ही मत चलिएगा, क्योंकि उदाहरण हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। कभी भी कोई भी एग्जामिनर है कहीं से उठाकर नहीं देता, वो अपने मन से भी बनाकर देता है। इसलिए आपको सिर्फ जो ये शब्द दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर फोकस करना है और इन्हीं को याद रखना है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, खेल का मैदान विद्यालय के पास है। जो ये पास जो शब्द है ये स्थान को इंगित करता है, इसीलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है वो लगा है। रमेश यहाँ रहता है, यहाँ जो शब्द है यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण आता है। अब जो हमारा तीसरा भाग है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ऐसे शब्द यानी कि ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि, उसकी रीति, उसके करने का जो तरीका है, वो उसके करने का ढंग जो बताते हैं, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया के करने का ढंग को जो है उसको बताते हैं,
उसकी रीति को बताते हैं, उसकी विधि क्या है, किस तरह से वो की जा रही है उसको बताते हैं, तो वो हमारे क्रिया विशेषण जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होते हैं। यानी कि इसमें निश्चित वाक्य जो है वो भी आ जाएंगे, अनिश्चित वाक्य जो है वो भी आते हैं, स्वीकार यानी कि जिसको हम स्वीकार जो कारण है उसको भी हम इसमें ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। यहाँ पर जो धीरे धीरे जो शब्द दिया गया है यानी कि उसके चलने का जो ढंग है, उसकी चलने की जो रीति है, उसकी चलने की जो विधि है वो कौन सी है, धीरे धीरे। तो ये हमारे क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जरा तेज कदम चलाओ, तो यहाँ पर जो है तेज जो शब्द है वो हमारे रीति को यानी कि उसके ढंग को बता रहे हैं कि हम किस तरह से कहते हैं कि तेज चलो। झटपट पहुंचना है, झटपट जो शब्द है वो भी मतलब जल्दी जल्दी हमें पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट और रीति जो है तेज जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें अब जैसे कि एक उदाहरण है कि बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, सचमुच उससे चला नहीं जा रहा है, आदि कई उदाहरण हम बना सकते हैं। अब आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव जो हैं वो क्या होते हैं, ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता यानी कि उसकी ज्यादा मात्रा को, न्यूनता उसकी कम मात्रा आदि का परिमाण का बोध कराते हैं। यानी कि उसके नाप, तोल आदि से संबंधित ये परिमाणवाचक हमारे क्रिया विशेषण है। यानी कि उसकी ज्यादा अधिकता को, उसके कम यानी कि न्यूनता को जो दिखाते हैं वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ही भोजन रखो, जितना चाहते हो उतना ही खाना यानी कि जितना पेट भर सके उतना ही खाना, अधिक मत खाना, कम मत खाना। ऐसे इस तरह से हम कई प्रकार के वाक्य जो है वो हम बना सकते हैं। जैसे कि वह उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, वह उतना ही भार उठा पाएगा यानी कि उतना ही भार उठा पाएगा, यानी कि उतना जो शब्द है ये हमारे परिमाण जो है उसको दर्शाता है। जितना चाहे ले लो यानी कि जितना चाहे यानी कि कुछ भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, जितना आपको पसंद हो उतना ले सकते हो। नदी में पानी अधिक बह रहा है, अब कितना बह रहा है ये हमें पता नहीं, पर अधिक यानी कि उसकी मात्रा को यानी कि परिमाण को बताता है, इसीलिए ये हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उतना, जितना, अधिक जो ये शब्द हैं परिमाण क्रियावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आता है हमारा समुच्चय बोधक शब्द। ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से यानी कि एक शब्द जो है उस शब्द को एक वाक्य से दूसरे वाक्य को अथवा एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश को जोड़ते हैं। यानी कि ऐसा अवयव शब्द जो एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़े, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़े और एक वाक्यांश से दूसरे वाक्यांश को जोड़ता है, वह हमारा समुच्चय बोधक विशेषण कहलाता है। यानी कि समुच्चय यानी कि एक साथ इकट्ठा करना, उन्हें जोड़ना। समुच्चय विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ विकल्प यानी कि या तो ये या तो वो विकल्प जो है वो बताने का, परिणाम बताने का, अर्थ बताने का और कारण बताने का भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पर है हमने समुच्चय बोधक जो है शब्द उसके दो भेद किए गए हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि ऐसे वाक्य जो हमें जिनके द्वारा जो दो मुख्य वाक्य होता है उसको जोड़ा जाता है, उसे हम समानाधिकरण अवयव यानी कि समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे कि ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जो जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक हो गए, अवयव हैं, और हैं, तथा हैं, एवं इत्यादि जो ये शब्द हैं हमारे, ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे अब ये है ना हमारे संयोजक यानी कि जोड़ने वाले आपस में, राम और श्याम दोनों आए हैं। जैसे कि राम और श्याम ने केले खाए हैं, राम ने केले और सेब खाए हैं। इसके बाद है विभाजक जो है
या अथवा कोई एक, चाहे कोई भी एक चीज जो होती है वो, कि, चाहे, नहीं तो, ना आदि जो शब्द हैं ये विभाजक यानी कि दो वाक्यों को आपस में अलग करने जो कार्य होता है वो करते हैं। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन, बल्कि, वरन इत्यादि जो शब्द हैं वैसे हैं। जैसे कि यदि जीवन में सुख चाहते हो तो प्रसन्न रहो, अब धूप निकलनी चाहिए अन्यथा ठंड बढ़ जाएगी आदि जो शब्द हैं ये समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अवयव जो है वो कहलाते हैं। अब आता है कि परिमाण दर्शक, अतः, एतव, अतएव, सो, फलतः आदि जो शब्द हैं ये हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। हमें सिर्फ ये जो शब्द हैं सिर्फ इन्हें ही याद रखना है, बाकी आप जो उदाहरण है वो बना भी सकते हैं। उदाहरण कई जितने भी आपके सामने आएंगे, अगर आपको ये शब्द याद हैं तो आप तुरंत उसे पहचान कर उसका जो जवाब है वो सही दे पाएंगे। अगर आपको ये शब्द नहीं याद है तो आप चाहे कितने भी उदाहरण देख लीजिएगा, आपको शब्दों को अगर याद नहीं किया गया है तो आपको नहीं आना है, वो हमेशा आपका जो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। इसलिए शब्दों को याद करना बहुत जरूरी है। अब जो हमारा ब जो है वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, यानी कि ऐसे अवयव जो मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक जो आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं, वो हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि कारण जो वाचक है हमारा, जैसे कि कोई कारण होता है, किसी वाक्य में कोई कारण दिया गया हो, जैसे कि क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। क्योंकि का कारण है वह आज विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। फिर आता है बारिश में भीगने के कारण वह आज विद्यालय नहीं आया है। अच्छा पढ़ो ताकि तुम सफल हो सको। अब है यहाँ पर उद्देश्य, जो कि, ताकि इत्यादि जो शब्द आते हैं ये उद्देश्यवाचक क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक यानी कि अवयव के अंतर्गत आते हैं। अब है संकेत, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब इत्यादि, यानी कि यद्यपि उसने बहुत मेहनत की किंतु वह सफल नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक और उदाहरण है कि यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, तथापि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह असफल हुआ। इस तरह से हम कई तरह के उदाहरण हम बना सकते हैं। स्वरूप, अब आता है हमारा स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, मानो कि ऐसा लग रहा था वो जैसे कि सिंह रूप हो। इस तरह से हम उदाहरण बना सकते हैं। अब आता है संबंध बोधक, जो हमारे अवयव हैं वो क्या होते हैं। ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विश्लेषण कहलाते हैं। यानी कि कैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होते हैं। ये लाइन जो है आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसे। संज्ञा और सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि सीता की बहन गीता है, तो ये एक दूसरे में जो है संबंध बता रहे हैं, यानी कि सीता की बहन कौन है, गीता। इसमें संबंधवाचक जो सूचक हैं वो बताया गया है। इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो दूसरे रूप में जो एक दूसरे को संबंध में एक दूसरे का संबंध बताते हैं वे परसर्ग भी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर अब कुछ संबंध बोधक जो वाक्य है परसर्ग हैं या अवयव हैं उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कालवाचक, जैसे आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि जो हैं ये कालवाचक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अब आते हैं स्थानवाचक, पास, पीछे, ऊपर, आगे, भीतर, समीप इत्यादि जो है ये स्थानवाचक कहलाते हैं। दिशा, तरफ, ओर, पार, आसपास इत्यादि। अब आते हैं साधनवाचक, द्वारा, यानी कि वह रेलगाड़ी द्वारा बनारस जा रहा है,
वह ट्रेन से या कह सकते हैं हम बस द्वारा हरिद्वार जा रहा है, बस द्वारा वह कहीं पर भी जो है वो बता सकते हैं हम उसके उदाहरण जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी इत्यादि जो हैं वो साधन है। अब है निमित्त वाचक, हेतु, हित, वास्ते, खातिर, आपकी खातिर ही हम यहाँ पर आए हैं, इसी फलस्वरूप, इसी बदौलत, इस तरह से हम शब्द वाक्य जो हैं उनको वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब विरोधवाचक जैसे उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध आदि जो शब्द हैं ये हमारे विरोधवाचक में आते हैं। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, यानी कि तुम जैसा कोई नहीं है या तुम्हारे भांति कोई नहीं दिखता, जैसा, तरह इत्यादि। तुलनात्मक, अपेक्षा, सामने, बल्कि इत्यादि जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं ये तुलनात्मक संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। विनिमय के वाचक जो शब्द हैं बदले, इसके बदले, सिवाय, अलावा, इसके अतिरिक्त जो हैं। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत्र, भर। हेतुवाचक जो हैं सिवा, के लिए, कारण, इसी वास्ते, इसी कारण में आया, इस तरह के वाक्य जो हैं। अब आते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। ये जो हमारा चौथा है अवयव, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अक्सर करके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे ऐसे अवयव जिनके द्वारा मनोभाव यानी कि हमारे मन के जो भाव होते हैं उनकी अभिव्यक्ति होती है, मनोभाव के परिणाम स्वरूप जिनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। अतः जैसे कि हर्ष हो गया, शोक हो गया, आश्चर्य वाली बात हो गई, तिरस्कार का जो भाव है वो आ गया, उसी भाव को व्यक्त करने के लिए हम विस्मय आदि जो बोधक अवयव हैं उनका उपयोग करते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि, खूब। अब जो यहाँ पर हर्ष सूचक है, वाह कितना सुहाना मौसम है, शाबाश तुम तो पास हो गए, बहुत खूब तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब जो शोक सूचक है, हाय, आह, उफ, राम राम, राम राम बहुत बुरा हुआ, जिसमें हम शोक को व्यक्त करते हैं वो हमारे शोक सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। भय सूचक, अरे बाप रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक, क्या, हैं आदि जो शब्द हैं ये आश्चर्य सूचक में, क्या कह रहे हो, इस तरह से जो हम, क्या बात हुई है, इस तरह से जो हम बात करते हैं वो हमारे आश्चर्य सूचक विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। तिरस्कार, छी, यानी कि छी कितना गंदा दृश्य है। हट यानी कि दूर हटाने का जो भाव होता है, उसको धिक्कारने का जो भाव होता है उसको हम तिरस्कार सूचक के अंतर्गत लाते हैं। अभिवादन, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई इत्यादि जो हैं ये हमारे अभिवादन सूचक हैं। चेतावनी सूचक जो है होशियार, खबरदार, सावधान इत्यादि जो शब्द हैं ये हमारे चेतावनी सूचक अवयव हैं। कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद इत्यादि जो ये शब्द हैं ये हमारे कृतज्ञता यानी कि हमारी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, धन्यवाद स्वरूप जो किया जाता है उसे हम कृतज्ञता सूचक अवयव कहते हैं। पांचवा जो हमारे हैं सकारात्मक या नकारात्मक जो अवयव हैं वो, जिसमें हाँ, जी, हाँ, हाँ, जी हाँ, जी नहीं, न इत्यादि जो शब्द आते हैं ये हमारे सकारात्मक और नकारात्मक अवयव के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों आज हमने अवयव या अविकारी शब्द क्या हैं उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा है। साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल सके। तो साथियों धन्यवाद।